हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये बोला गया है कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की मर्जी नहीं चलेगी। मतलब अभी तक होता क्या था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, उसे कौन अपॉइंट करता था? उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे। यहाँ पर जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसका मतलब सीधे-सीधे कि सरकार वो अपॉइंटमेंट कर रही है, मतलब एग्जीक्यूटिव वहाँ पर अपॉइंटमेंट कर रही है। यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसका कोई लेना-देना नहीं होता था। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनका भी कोई लेना-देना नहीं होता। मतलब सरकार की मर्ज़ी होती थी, वो जिसको चाहे उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर दे। पर ये काफ़ी अनडेमोक्रेटिक तरीका होता है। डेमोक्रेटिक तरीका होता है कि आप हर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर के साथ मिलकर, डेलिब्रेशन कर कंसेंसस के साथ एक नाम अपॉइंट कीजिए, उसे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर बनाइए। तभी हमारे देश की डेमोक्रेसी है, वो सस्टेन रह सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बताया है कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे होगा। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अगर मान लो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें 10% का रूल है कि जिस पार्टी के भी 10% ज्यादा मेंबर होंगे लोकसभा में, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन का टैग दिया जाएगा। बट अगर कोई पार्टी इस 10% के बेंचमार्क को क्रॉस नहीं करती है, तो उसमें जो भी सिंगल लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी है, उसके लीडर को यहाँ पर कमेटी में शामिल किया जाएगा। उसके बाद ये कमेटी रिकमेंडेशन देगी अपना प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा केस था, ये अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। यूपीएससी मेंस में, आप एथिक्स में अगर जब भी आप कोई एग्जांपल लिखो, जब भी कोई आंसर लिखो, तब आप केस जरूर मेंशन कीजिए। या फिर प्लीज में आपसे डायरेक्टली ऐसे केस के नाम पूछ ले जाएंगे कि इस केस में क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि इस चीज की डिमांड अपोजिशन पार्टी कई समय से लगातार करती आ रही है, और कई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पुराने रिटायर, उन्होंने भी इस बात को उठाया था कि आपको ये जो तरीका है, जो सरकार अपॉइंट करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर को, ये अनडेमोक्रेटिक तरीका है। इससे हमारी जो इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होती है। तो सरकार को चाहिए कि कमेटी बनाए और कमेटी में सबका रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब सरकार का हो, अपोजिशन का हो और जुडिशरी का हो। तो ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी एम के जोसेफ की अध्यक्षता में। उसने ये रूलिंग दी है कि अब जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, उसको अब कर्टेल किया जा रहा है, उसको लिमिट किया जा रहा है। मतलब अब सिर्फ गवर्नमेंट का ही एकाधिकार नहीं होगा यहाँ पर। हालाँकि ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये तब तक ही है जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं ले आती। क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए जो भी लॉ बनाने होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के ऑफिस के रिगार्डिंग जो भी नए लॉ से रूल्स बनाए जाएँगे, वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। यही लॉ में मेंशन है। बट जब तक पार्लियामेंट ऐसा लॉ नहीं ले आती, तब तक फिलहाल ये कमेटी फंक्शन करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि अब जब अपॉइंटमेंट होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो वो कमेटी के एडवाइस पे होगा। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होंगे लोकसभा में, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। और फिर वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को कि आप इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कीजिए। यहाँ पर एम के जोसेफ ने बोला है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है, अगर इसकी प्योरिटी को हमें मेंटेन करना है, कि इस डेमोक्रेटिक तरीके से ही हमें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा ब्राजील में जब इलेक्शन हुए थे, तो अपोजिशन पार्टी ने क्या बोला था, नहीं नहीं, ये तो फ्रॉड से जीते हैं और इलेक्शन कमीशन यहाँ पे न्यूट्रल नहीं था, तो ये धांधलीबाजी से जीते हैं। तो उन्होंने पूरा वायलेंस खड़ा कर दिया। मतलब पूरी जो उनकी इलेक्शन प्रोसेस की जो सैंक्टिटी थी, वही कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। सेम केस हमने अमेरिका में भी देखा था। वहां पर भी अपोजिशन ने रिजल्ट मानने को इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ कि उनकी जो इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी थी, वो कम हुई थी। तो अगर हम हमारे डेमोक्रेसी को प्योर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किया जाए, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से किया जाए। अदरवाइज इसके डिजास्टर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कि मान लो कि अगला इलेक्शन होता है और अपोजिशन पार्टी बोलते हैं, नहीं, इन्होंने तो धांधलीबाजी करी है और हम इस रिजल्ट को नहीं मानते हैं। तो सोचो 140 करोड़ के देश में अगर हम इलेक्शन प्रोसेस की जो सैंक्टिटी है वही नहीं रहेगी, तो ये देश कैसे सस्टेन करेगा? इस देश की डेमोक्रेसी कोलैप्स हो सकती है। तो ये एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी गवर्नेंस होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो भी अपॉइंटमेंट होती है, अगर वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है, तो इसका मतलब हमारी डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट होती जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो अपॉइंटमेंट होती है, उससे भी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। यहाँ पर जो कॉलेजियम जो ओपेक तरीके से जो अपॉइंटमेंट कर रहा है, वो भी गलत है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग ये बॉडी बनाई गई है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका काम क्या है
कि यूनियन और स्टेट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। ये कब बनाई गई थी? ये 25 जनवरी को बनाई गई थी 1950 को। उसी दिन को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो न्यू दिल्ली में है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो कंडक्ट कराती है। और स्टेट लेवल के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। ये जो पावर लेती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो आर्टिकल 324 से लेती है कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए पहले इलेक्शन कमीशन को खुद को फ्री एंड फेयर होना पड़ेगा। वो फ्री एंड फेयर तब हो सकती है जब उसका अपॉइंटमेंट है वो फ्री एंड फेयर तरीके से हुआ हो। अगर इसके अपॉइंटमेंट को लेकर किसी को डाउट रहता मन में तो इसके द्वारा जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें भी लोग उंगलियां उठा देते हैं। तो हमने रिसेंट पास में ऐसे कई इंसिडेंट देखे हैं जहां पर अपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को लेकर चिंता जताई थी कि आप निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि गुजरात और हिमाचल का जब इलेक्शन होना था तो हिमाचल के इलेक्शन की डेट आगे कर दी गई जबकि दोनों का इलेक्शन साथ में होता है और गुजरात के इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये सरकार के इंफ्लुएंस में काम कर रही है। अब जब कमेटी के द्वारा ये अपॉइंटमेंट होने लगेगी तो अपोजिशन के पास में कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उंगली उठाए। तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है? जब इलेक्शन कमीशन बना था तो ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब इसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। बाद में 1989 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट और टेन्योर कैसा होता था कि जो प्रेसिडेंट होते थे वो डायरेक्टली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते थे। मतलब सीधे सीधे सरकार का कंट्रोल होता था कि किसे इलेक्शन कमिश्नर बनाना है और किसे नहीं बनाना है। यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के पास में 6 साल का टर्म होता है और 65 ईयर की एज की लिमिट होती है। जो भी पहले हो जाए उसके बाद उनको रिजाइन या फिर उनको हटाना पड़ता था। बट यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, आप उनको ऐसे नहीं हटा सकते जब तक कि आप लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 से वो रिजोल्यूशन पास नहीं करा दो। मतलब जो सेम प्रोटेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास में वही सेम प्रोटेक्शन यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में है। बट इलेक्शन कमिश्नर के पास में वो सिक्योरिटी नहीं है। मतलब यहाँ पर जब इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिंपल एक रिकमेंडेशन भेजनी होती है प्रेसिडेंट के पास में और जब प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो अदर इलेक्शन कमिश्नर मेंबर हैं वो इसे रिमूव कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर, उनके पास में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है। इसका भी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था कि जो सिक्योरिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में है वही सेम सिक्योरिटी अदर इलेक्शन कमिश्नर के पास भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं। तो उनका डिसीजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक मेजर रिफॉर्म्स है जो अभी लेना बाकी है। और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत लंबी डिबेट चली आ रही थी, बहुत लंबे समय से डिमांड उठ रही थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पीआईएल दायर की गई थी। तो उन्हीं सारे पीआईएल को कंबाइन करके ये डिसीजन दिया गया है। और सबसे बड़ा जो मेजर बेस था इस पूरे डिसीजन का वो लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट थी, जिसमें यह बताया गया था, जिसमें एक कोलेजियम की रिक्वायरमेंट बताई गई थी। मतलब कोलेजियम होना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, ताकि वो कमेटी एक इलेक्शन कमिश्नर को चुन सके। तो ये लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था जिसको सरकार को मानना ना मानना उनके ऊपर था, तो उन्होंने नहीं माना था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अब बोल दिया है कि अब आप ऐसी कमेटी बनाओ, तभी इंडिपेंडेंट तरीके से हम इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब सरकार का ऐसा कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेथड नहीं डिस्क्राइब किया हुआ कि कोई कमेटी रिकमेंड करेगी तभी इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट का ये एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो किसको अपॉइंटमेंट करता है, किसका अपॉइंटमेंट नहीं करता है इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। बट यहाँ प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर मतलब सरकार का एग्जीक्यूटिव पावर। और तीसरा आर्गुमेंट ये दिया गया सरकार के द्वारा कि जो भी लॉस बनाने हैं उनके टर्म्स और कंडीशन को लेकर, इलेक्शन कमिश्नर के टर्म्स और कंडीशन के लेके वो पार्लियामेंट बनाएगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाएगी? तो ये जुडिशियल ओवररीच का केस बनता है। तो ये सरकार के अपने आर्गुमेंट थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है कि आपको अब जब भी इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा तो वो कमेटी के थ्रू ही होगा, क्योंकि सेम केस होता है सीबीआई के केस में। सीबीआई के केस में भी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर अपॉइंटमेंट होती है, जिसमें पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये पूरी न्यूज थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, जिसमें ये बताया गया कि कमेटी ही रिकमेंडेशन देगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर, जिसमें पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और ये जो कमेटी होगी ये तब तक ही काम करेगी जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं ले आती। अब चूंकि ये पूरा मुद्दा न्यूज में है तो डेफिनेटली यूपीएससी या तो प्रीलिम्स में या मेंस में आपको इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। ऐसे और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।